अब कहीं कि बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हुए हम 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट पे क्या है कि आपको एक बात समझना है कि अगर कहीं ना कहीं एक सवाल दिया है एक पोर्शन दिया है NCR, इसे समझना है। पहले NCR को देखते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, तो फैक्टोरियल का मतलब देखा जाए जैसे कि मान लें कि मैं लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मान रहे हैं हम लिख रहे हैं 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कहने का मतलब क्रम में 1 तक चले आना। फिर एक चीज़ देखो कि ये जो 4 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम 3 फैक्टोरियल भी कहते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह पे मतलब ऐसे 4, और 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर है तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल भी कह सकता हूँ। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसी तरह कहीं ना कहीं 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल के अगर मान लें मैं 4 से हटा देता हूँ, तो देखो 6 इंटू 5 हो गया, और 4 से 1 तक आप लोगे तो क्या हो जाएगा ये भाई, आप सोचो 3 से 1 तक ले रहे हो तो क्या हो रहा है 3 फैक्टोरियल, 4 से 1 तक ले रहे हो तो 4 फैक्टोरियल, 6 से 1 तक चल रहे हो तो 6 फैक्टोरियल। तो अगर मान ली यहीं से शुरू करते हैं 4 से 1 तक, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से चीज़ों को ले सकते हैं। अब कहीं ना कहीं 4 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, अब मान लो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखा है। 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपसे मैं बोलूँ कि 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये तो 3 इंटू 2 इंटू 1 है एक तरह से, और 4 से लेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है क्या एक्चुअली 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 से और मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर यहाँ से लेते तो ये क्या हो जाता, तब ये हो जाता 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ तक ले लेंगे तो 6 तक, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। यानी 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं। यानी जहाँ पे बात रुक गई वो फैक्टोरियल में लिख दो, है ना, ठीक है। अगर मान लें कि हमें 20 फैक्टोरियल लिखना है, तो इसको मैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 पे रोकना है तो 17 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब है 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू करके 1 तक। ये बात आपको फैक्टोरियल वाली बात जरूर समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। फैक्टोरियल में इस फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, मतलब अगर 2 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे तो अभी लिख ही रहे हैं, और इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 1। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होगा तो उसका आंसर क्या होगा 1, क्योंकि 1 के बाद तो 1 ही है। फिर अगर मान लें 0 फैक्टोरियल है तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट माइंडेड, इससे याद रखा जाता है कि 0 फैक्टोरियल है तो उसे भी हम 1 कहते हैं, 0 फैक्टोरियल है तो उसे भी हम 1 कहते हैं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये बात समझ में आ गई इतनी सारी कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, क्या लग रहा है, इसका लगने का एग्जैक्टली मतलब क्या है। ये ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है ना। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, लेकिन ये बात अब तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NCR लिखा है, तो मैं वैल्यू लिखता हूँ 5C4, मैंने ऐसे वैल्यू लिखा है 5C4। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल जो n था उसका फैक्टोरियल, यानी ऊपर क्या है 5 है तो 5 का फैक्टोरियल हमने लिख दिया, है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल, ठीक है।
फिर क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, यानी n में से r माइनस किया, n में से r माइनस किया, तो 5 में से 4 माइनस कर दे, तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल लग गया। फिर क्या है, r फैक्टोरियल, यानी नीचे वाला लिख देना है, यानी नीचे जो है 4 फैक्टोरियल है, ऐसा हो गया। तो आप इसे सॉल्व करोगे। अब देखो दोनों तरीके से मैं लिखा हूँ, चॉइस आपकी है फैक्टोरियल को कैसे लिखना है, ठीक है ना। अब देखो ये ऊपर 5 फैक्टोरियल है और नीचे ये क्या हो गया 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको एक बात समझाया था कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा होता है। तो अगर मान लें इसको एक साथ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो क्या इसे हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, वो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो अगर 5 फैक्टोरियल दिया है तो मैं फिर लिखूंगा इसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब यही हुआ। और 1 फैक्टोरियल का आंसर तो 1 ही हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, तो 4 फैक्टोरियल को हम वैसे ही रहने देते हैं, हम जानते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर कहीं ना कहीं इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, 4 फैक्टोरियल है। तो 5 इंटू इस पोर्शन को क्या मैं डायरेक्ट केवल 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नीचे 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाएगा, और ऐसे लिखा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल, आंसर हो गया 5, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मान लें कि यही 5C2 रहता तो 5C2 रहता तो फिर क्या करेंगे, पहले तो ऊपर 5 फैक्टोरियल कर दिए, जो ऊपर है ऊपर रख दिया, फिर ऊपर में से नीचे वाले को घटा के यानी 5 माइनस 2, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका जो आंसर हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 5। मैंने लिख दिया ये ताकि आपको स्किप ना करें। फिर कहीं ना कहीं इसे देखते हैं तो ये 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, और ये क्या है 5 माइनस 2 यानी 3, यानी 3 फैक्टोरियल बचा, और ये क्या बचा 2 फैक्टोरियल। तो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है इसमें से लिख लो। तो कैसे इसमें से लिखेंगे, तो 5 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आता है 3। आगे नहीं बढ़ना चाहते हो तो यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। और यहाँ पे क्या हो गया 3 फैक्टोरियल नीचे लिखा है इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 4 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी 10, इसका आंसर हो गया 10। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियरली समझ में आ चुकी होगी आपको ये बात। इसका मतलब अब तक मैं जो पढ़ाया है उससे आपको ये समझ में आ चुका है कि 10 फैक्टोरियल लिखा है तो इसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पे रुकना है तो 7 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे, है ना। क्योंकि 7 आप जानते हो 10 का शुरू किए हो तो 1 तक जाएगा, 7 पे रोक दिए तो 7 से 1 तक का आप इसी में काउंटिंग कर लिए। इसका टोटल मतलब क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। आपको 10 फैक्टोरियल में पूरी बात लिखनी थी, 7 पे रुक जाना तो 7 फैक्टोरियल करके छोड़ दिया आप, है ना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या हम चीज़ों को बार बार अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या। तो 10 फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 पे रोकना है तो 9 फैक्टोरियल करके रोक दिए। 10 फैक्टोरियल को रोकना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 पे रोकना है तो 8 फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरह से चीज़ें हम लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है। क्योंकि 8 फैक्टोरियल हमने क्यों करा है, आप सोचो यहाँ से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता कि नहीं, ये पूरा 10 फैक्टोरियल होता है ना। लेकिन अगर हम केवल इतने सेक्शन को लें तो ये 8 फैक्टोरियल है कि नहीं, ये 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल कह देने का मतलब इतनी बात हो गई, तो इसको इरेज करके क्या मैं 8 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूँ, इसी कंसेप्ट पे तो लिखा जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लॉजिक समझ में आने लगी होगी। तो फिर से हम अगला करते हैं, जैसे कि मान लें 10C
10C2 लिखा हो, 10C2 लिखा हो। 10C2 मतलब पहला क्या करते थे, ऊपर का फैक्टोरियल लेते थे, फिर ऊपर में से नीचे का माइनस करके यानी 10 - 2 फैक्टोरियल लेते थे, फिर उसके बाद से नीचे वाला का लेते थे, दैट इज 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर होगा। अब देखो 10 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 10 - 2 हो जाएगा 8, तो 8 फैक्टोरियल हो गया, और ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल, यहाँ मैक्सिमम वाला 8 दिख रहा है, तो 8 को हम कैंसिल कर लेंगे, तो 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 9, उसके बाद से आ जाता है 8, और यहाँ नीचे 8 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 8 से 8 को कैंसिल कर दोगे, है ना। अब यहाँ क्या है, 10 × 9/2 × 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, दैट इज़ 45। तो 45 ये हो गया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये चीज़ लिखने आ गई होगी। अगर मान लें 20C 19 दिया हुआ है तो कैसे होगा, तो पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपान ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के फैक्टोरियल करो इनटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। ये प्रोसेस मैंने बताया। 20 फैक्टोरियल है तो 20 × 19 पे ही ला कर रुक दो, क्योंकि नीचे 19 मिल गया। 20 - 19 हो गया 1, और 19 फैक्टोरियल हमने लिख दिया जो लिखा था। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 20 आंसर, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होगा। तो आपको समझ में आने लगा है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। आप पहले पढ़ते थे a + b⁴ है, तो आपको याद है इसे कैसे लिखते हैं, a² + 2ab + b², आसानी से। अगर आपसे पूछा जाता था a + b⁴ तो a³ + 3a² + 3ab² + b³ ऐसे लिखते थे हम। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि a + b⁴ 7 रहेगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो पिछले टर्म का थोड़ा बहुत यूज़ है, आप ऐसे समझ जाओ वो क्या करना है। तो इसे लिखते हैं 7 बड़ा वाला है 7, तो 7C0 7C0, है ना। अब a का पावर जो है सबसे बड़ा रखते हैं, तो a का पावर क्या हो जाएगा पहले 7, और b का पावर क्या रहेगा 0। देख लो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है ना। अब देखो 7C1, अब a का पावर 1 कम करेंगे यानी 6, और b का पावर 1 बढ़ा देंगे, 6 + 1 7, अगेन फिर वही हो रहा है। अच्छा 7C2, a का पावर 1 और कम करेंगे दैट इज़ 5, और b का पावर कर देंगे 2, फिर क्या होगा 7C3, a का पावर 1 और कम करेंगे दैट इज़ 4, और b का पावर हो गया 3, है ना। ध्यान रखना 5 + 2 7 होना चाहिए, ये घटते जाएगा और दूसरा बढ़ते जाएगा। अब 7C4 की बात करें तो a का पावर 3, b का पावर 4, ये घट गया बढ़ गया। अब कहीं न कहीं 7C5 की बात करें तो a का पावर 2 हो जाएगा, अब कम हो रहा है, और b का पावर 4। अब यार कहीं न कहीं आप गेस करो कैसे हो रहा है। a का पावर 2 मैंने लिखा है तो पैटर्न भी देख सकते हो, 7 - 5 दैट इज 2। ये जो पावर आ रहा है 7 - 5 कर दोगे तो पावर आ गया। जैसे यहीं पे देखो, अगर कहें कि a पावर 5 है तो 7 - 2 दैट इज 5, और यहाँ कैसे मैनेज करना है, ये दोनों को मिला के 7 आना चाहिए, है ना। 7C5 क्लियर हो गया। अब 7C6, अब यहीं से गेस करेंगे, 7 - 6 1, और b क्या हो गया, अब 7 में जोड़ेंगे 6 रह जाएगा, 7 तक पहुंचने के लिए 6 रह जाएगा। 7C7, 7 - 7 क्या हो गया 0, और b पे जाएंगे तो को क्या होगा, अब 7 पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का +7 होना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं क्या हम ऐसे पावर लिख सकते हैं क्या, हाँ a + b⁴ 5 लिखना है तो देखो 5C0 a पावर 5 - 0 5, है ना। b पावर क्या हो जाएगा, तो ये भी देख सकते हो कि नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर आ जा रहा है, b में नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर आ जा रहा है,
आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं 5C1 है तो A पावर कितना होगा, तो 5 में से 1 गया 4, और B क्या होगा यही डायरेक्ट लिख दो। 5C2 लिखना है तो A पावर कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, और B पावर क्या होगा 2, जो है वही लिख देंगे। 5C3 A पावर कितना होगा, तो 5 - 3 2, और B पावर कितना होगा 3। अब होगा 5C4, ठीक है। तो A पावर कितना होगा, तो 5 - 4 1, और B पावर कितना होगा, तो 4 डायरेक्ट लिख दो। फिर हो गया 5C5 A पावर कितना होगा, तो 5 - 5 0, B पावर कितना होगा, नीचे वाला डायरेक्ट लिख दो। तो कहीं ना कहीं ये तरीका भी कहीं ना कहीं स्क्वायर लिखने का है, ये पावर लिखने का है, ये तरीके का इस्तेमाल किया जाता है बाद में, लेकिन आपको इसका एहसास होना चाहिए कैसे होता है। 5C0 5C1 इनकी वैल्यू आप निकालना जानते हो, ये तरीका सीख चुके हो, और इसके अलावा ये जो दो चीज़ें हैं ये आप पहले से जानते हो, ये आप पहले से जानते हो। तो इस तरीके से कितना भी बड़ा पावर होगा ये आप आराम से निकाल लोगे, कैसा भी पावर होगा उसको आराम से आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं 8th पॉइंट में ही बोलते हैं, अगर A + B पावर 6 निकालने के लिए इसने कहा है, A + B पावर 6 निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो फिर पैटर्न लिखना शुरू करते हैं। 6 से शुरू करेंगे, 6C0 A पावर 6 - 0 6, B पावर यही 0, 6C1 लिखते हैं तो A पावर 6 - 1 5, B पावर यही 1, 6C2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 6C2 लिखना है तो A पावर 6 - 2 4, B पावर यही 2, 6C3 लिखना है तो A पावर 6 - 3 3, B पावर यही 3 लिख दो। 6C4 लिखना है तो A पावर 6 - 4 2, B पावर यही 4 लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद से आएगा 6C5 लिखना है तो 6 - 5 कितना हो गया 1, B पावर यही 5 लिख दो। 6C6 लिखना है तो A पावर 6 - 6 0, B पावर यही 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब कहीं ना कहीं इतना हम समझ गए तो फिर हमारा गड़बड़ कहाँ हो रहा है, हमारा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे कि ये 6C0 की वैल्यू क्या होती है, तो ये हम निकाल लेते हैं 6C0 की वैल्यू क्या होती है। 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर 6 - 0 फैक्टोरियल लिखेंगे, इनटू नीचे वाला फैक्टोरियल लिखेंगे, ऐसा ही तो कर रहे थे। अब देखो ये है 6 फैक्टोरियल, 6 - 0 ये भी 6 फैक्टोरियल हो गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया वो। 6C0 कर लिए, अब 6C0 के साथ 6C6 भी निपटा लो, 6C6 क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसको 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर क्या लिखते हैं 6 - 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर में से नीचे वाला घटा के लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, नीचे वाले लिखते हैं 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपान नीचे बचा है 0 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मैं अभी बताया हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं, 6C6 का भी निपट गया। अब देखो 6C1 का देखते हैं, तो ये क्या होगा 6 फैक्टोरियल, और फिर 6 में से 1 गया 5, अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ 6 - 1, एंड दिस इज़ 1 फैक्टोरियल। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई। 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, बचा 6। 6C1 की वैल्यू 6 हो गई। और अगर 6C1 हम लिखे हैं तो डायरेक्ट इसके साथ ही 6C5 को भी निपटा लेते हैं, तो 6C5 को निपटा लेते हैं, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा 6 - 5 फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा 5 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ 6 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ 6 - 5 1, यानी 1 फैक्टोरियल, यहाँ हो गया 5, बड़ा वाला 5 फैक्टोरियल बचा है तो इसी में से निकाल लो। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 की वैल्यू 1 हो गई, आंसर आया 6। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, यानी बात को समझे यार क्या रिलेशन है। अब देखो ना इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, इसमें रिलेशन देखो
कि 6c है 1 + 5 6 हो जा रहा है कि नहीं? 1 + 5 6 है ना। अगर 6c 1 है तो यहाँ 6c 5 हो गया। कैसे? इस तरीके से, ताकि कहीं ना कहीं अगर ये 1 है तो 6 - 1 5, अगर ऐसा कुछ हो तो। यहाँ देखो 6c 0 6c 6, तो 0 और 6 मिला के कितना हो रहा है? 6। मतलब ये दोनों जोड़ के इसके बराबर, ऊपर वाले के बराबर आ जाता है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर ये दोनों जोड़ के ऊपर वाले के बराबर आ जाता है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये पैटर्न आपको दिख गया होगा कि देखो ना 1 + 5 6, इसीलिए दोनों का आंसर सेम है। उस तरह 0 + 6 6, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, ऐसे भी हम आगे ही बढ़ सकते हैं। 6c3 पे भी हम वॉच आउट कर सकते हैं। तो आप देखो 6c3 इधर देख रहे हैं तो ये 6c4 भी निपट जाएगा इसके साथ। देखते हैं 6c3, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल होगा। और ये क्या होगा? 6 - 3, और फिर क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हम लिखते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे 6 - 3 यानी 3 फैक्टोरियल, और ये भी हो गया 3 फैक्टोरियल। यानी इसमें कुछ बड़ा नहीं है, सब दोनों 3 फैक्टोरियल है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो 6 को तोड़ो। 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6c2 करना था, जो हम नहीं किए अभी। लेट अस डू इट। पहले 6c2 कर लेते हैं। 6c2 कर लेते हैं। तो ये होगा 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं, 6 - 2 हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आगे हम तोड़ सकते हैं इसके हिसाब से, 6 × 5 इसके बाद हम 6c2 का करते हैं। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। अब ये कहीं ना कहीं 6 - 2 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ बचा है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम तोड़ सकते हैं इसके बड़े वाले वैल्यू के लिए, 6 × 5, और 5 के बाद से आता है 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब कहीं कि 6 × 5, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, 2 1 = 2, 2 3 = 6, दैट इज़ 15। यानी 6c2 की वैल्यू 15 आई है। 6c2 की वैल्यू 15 आई है। माइंड इट, यहाँ से हम कुछ निकालने वाले हैं। 6c2 की वैल्यू अगर 15 आई है तो इसके बराबर कौन सी वैल्यू हो सकती है? वो हो सकती है 6c। 6 - 2 क्या होता है? 4। वो इसके बराबर कौन सी वैल्यू हो सकती है? 6c4। तो 6c4 की भी वैल्यू क्या होगी? मैंने बोला इसमें से ये माइनस करने के बाद जो आता है वो वैल्यू लिख दो, तो ये दोनों का वैल्यू एक ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो 6c 0 है, तो 6 - 0 क्या हो गया? 6 - 0 6 ही हो गया, तो 6c 6। उस तरह को 6c 1 है, तो 6 - 1 क्या हो गया? 5, तो 6c 5 का भी आंसर वही होगा। देखो ये वाली वैल्यू गेस करने के लिए ऊपर से नीचे वाला घटा दो, ये आप दिख जाएगा। उस तरह 6c2 मैंने निकाला है, तो 6 - 2 होता है 4, यानी 6c4 भी वही होगा। और आप ये वैल्यू निकाल के देख सकते हो, क्योंकि तरीका तो मैंने सिखा दिया है, वैल्यू तो आप निकाल के देख ही सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू एक ही है। अब 6c4 भी निकल गया। अब हमारा जो बचा है केवल 6c3 निकालना। लेकिन इसके पहले जो जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो हम लिख लेते हैं। 6c0 = 6c6, दैट इज़ 1। फिर दूसरी वैल्यू हमने जो फाइंड आउट करी, ये वैल्यू हम हटा देते हैं। फिर हमने फाइंड आउट करी 6c1 है ना, = 6c5 = 6। इसका आंसर आया 6। तो ये भी हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करा था। अब कहीं ना कहीं 6c2 पे आते हैं, तो 6c2 और गेस करने के लिए बताया था 6c, यहाँ पे क्या लिखें? तो 6 - 2 4, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 15। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, है ना। अब मुख्य चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसमें आप देखो 6c0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 की निकाल चुके हैं, 2 की भी निकाल चुके हैं, 3 की नहीं निकाले हैं, 4 का निकाल चुके हैं,
5 का निकाल चुके हैं और 6 का निकाल चुके हैं, 6C3 बाकी है, निकाल लेते हैं 6C3। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और फिर हो गया 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे वाला उसके बाद पे लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल जो है, और ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 5 4 जा 20। यानी यहाँ 6C3 की वैल्यू आ गई 20। इतना हम फाइंड आउट कर लिए, इतना हम फाइंड आउट कर लिए। अब ये कैसे फाइंड आउट किया है, क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या रिलेशन है, आपको हर बातें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी साथ में, क्योंकि बहुत आराम से हर चीज़ मैंने करी, और उतना ही आराम से आपको देखने की भी ज़रूरत है ताकि कहीं ना कहीं याद हो जाए, क्योंकि ये नई चीज़ है। और अगर ये समझ जाते हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारी समस्याएं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज उसी की वजह से तो डर होता है। इतनी बातें आपको कहीं ना कहीं बेसिक में आना चाहिए ताकि वहाँ पे जाने के बाद आपके हाथ पाँव ना फूले, है ना। तो चलो ये बात तो मैं समझा लिया, इतनी बात मैंने समझा लिया। अगर इतनी बात मैंने समझा लिया तो कहीं ना कहीं अब बात को आगे बढ़ा सकते हैं। 6C0 की वैल्यू क्या है यार, 1 है, इंटू A पावर 6 है, और B पावर 0 है, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। 6C1 की वैल्यू क्या है, 6 है, A पावर 5, B पावर 1। 6C2 की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 हो गया, A पावर 4, B पावर 2। 6C3 की वैल्यू हो गई 20, तो 20 लिख दिया, A पावर 3, B पावर 3। 6C4 की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो 6C2 की वैल्यू हो गई, यानी ये हो गया 15, तो 15 A पावर 2, B पावर 4। ठीक है, फिर 6C5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6C5 ये है, इसकी वैल्यू हो गई 6, तो 6C5 क्या हो गया, A पावर 1, B पावर 5। 6C6 की वैल्यू क्या होगी, वही होगी 1, और 1 इंटू A पावर 0 यानी 1, और B पावर 6 लिख लिया। इसको लिख सकते हैं A पावर 6, A पावर 5, B पावर 1, आगे 6 है, 15 A पावर 4, B पावर 2, 20 A क्यूब, B क्यूब, 15 A स्क्वायर, B पावर 4, फिर 6 A1, B पावर 5, फिर B पावर 6। मैं चाहता था इन सब चीज़ों को स्किप कर सकता था, लेकिन बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिक अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप बहुत अच्छा कर सकोगे, है ना। इसे स्किप किया सकता था, लेंदी चीज़ थी, सारी चीज़ें नई हैं, लेकिन आज तो सीख लो ताकि आगे ये नई ना लगे। इसमें पैटर्न भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, ये बीच में 20 बस आ गया, उसके बाद से देखो उल्टा चल रहा है, 15 फिर 6 फिर 1। ये हमेशा ऐसा ही होता है ये हमेशा ऐसा ही होता है। ये पैटर्न आप देख सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, हम सब बाद में करेंगे, बाद में इसे समझेंगे, लेकिन एक आइडिया मैंने दिया कि A प्लस B पावर 6 का कहीं ना कहीं वैल्यू क्या हो सकता है और किस तरह से निकाला जा सकता है। ये एक बेसिक का पोर्शन था जो कि मैंने आपको समझा दिया। नाइन्थ पार्ट ये है कि अगर कहीं ना कहीं आपको दिया है जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा। पहले तो ग्राफ की हम बात करेंगे, इस ग्राफ को समझेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाना हम जानते नहीं हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हम जानते हैं कि इसके अगर टेबल बना दे तो कुछ आइडिया मिल जाएगा। टेबल मैं इसलिए बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ये ग्राफ बना सकता था, लेकिन ऑब्वियसली यह आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। मैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का टेबल बना रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर टेबल बना रहा हूँ तो अब सोचो मैं x की वैल्यू क्या क्या रखता हूँ। मैं x की वैल्यू पहले रखता हूँ 0। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। फिर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ,
तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो गया। फिर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे y में 4 हो गया। ये x की वैल्यू चल रही है, y की वैल्यू चल रही है, क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही निकालते थे आप जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो 10th क्लास में भी ऐसे ही निकालते थे। अब कहेंगे कि x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 3 जा 9। चलो ठीक है, अब माइनस में चलते हैं। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 4। अब x की वैल्यू -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर 9। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसका हेल्प ले सकते हैं, है ना। इसका हेल्प लेके हम कहीं ना कहीं यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ हम यहाँ बना रहे हैं x एंड y, ठीक है। ये ग्राफ आप पहले भी बना चुके हो, कुछ नया नहीं होने वाला है। मैं थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो गया। और इसमें क्या हो गया 1 2 3, इसमें -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो गया। अब देखो 0,0 यानी ये तो वैल्यू यहीं पे होगा, चलो इसका तो कोई बात नहीं है। फिर क्या है 1,1 यानी 1 पे 1 होगा, यानी 1 पे जो वैल्यू आनी है वो आनी है 1, ये कर दिया। फिर 2,4 तो यानी 2 पे जो वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी 4, 2 पे 4 हो जाएगा। फिर 3 पे कितना हो जाएगा 3 पे 9 हो जाएगा, तो 3 पे जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी चलेंगे तो 1 पे -1 पे कितना होगा 1, तो -1 पे 1 हम मिला देते हैं। फिर -2 पे कितना होगा तो -2 पे 4 मिला दिए, और -3 पे कितना होगा तो आप देख सकते हो वैल्यू -3 पे 9। अगर कहीं ना कहीं इस ग्राफ को हम बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा देखते हैं, ऐसा ग्राफ बन रहा है। कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है? तो कहीं ना कहीं इसको इतना सारा समझने के बजाय आप ऐसे समझो ना कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ओह एक ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, डायरेक्ट याद रखो ना, या x है ये y है, तो ग्राफ ऐसा बन रहा है। इस शेप को हम पैराबोला शेप कहते हैं, इस शेप को हम पैराबोला का शेप कहते हैं। तो आपको इससे ये आइडिया लग गया है इससे आपको ये आइडिया लग गया है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अभी पिछले लेक्चर में पढ़े भी थे, है ना, कि y = x² दिया हुआ है। तो y = x² का मतलब क्या हुआ, हम पहला देखते थे इसका कोफिशिएंट। जब भी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक टाइप का हो तो कोफिशिएंट देखते थे। कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कटोरी क्या होगा ऊपर की तरफ, ये बात पक्की हो गई, है ना। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि d की बात करो, तो d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। अब कहीं ना कहीं y = x² है, इसे कंपेयर करो ax² + bx + c से कंपेयर कर लिया, तो आप देखो a की वैल्यू तो 1 मालूम है, b की वैल्यू कुछ है, b की वैल्यू इसमें कुछ नहीं है, और c की वैल्यू इसमें कुछ नहीं है, यानी b और c दोनों 0 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे b की वैल्यू 0 है 4, और a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू भी 0 है, यानी ओवरऑल 0 आ रहा है। d की वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। d की वैल्यू 0 आने का मतलब मैंने कहा था कि एक रूट केवल होगा, क्या होगा एक रूट होगा, तो एक कटोरी ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो आपको पक्का है, और एक रूट होगा तो कहीं ना कहीं केवल टच करते हुए जाएगा। तो आपको ये आइडिया हो गया कि ऊपर की तरफ जाएगा केवल टच करते हुए जाएगा, केवल टच करते हुए जाएगा। तो केवल टच करते हुए जाएगा तो हम कैसे बना सकते थे भाई, बन जा, ऐसे बना सकते थे। अब कहीं ना कहीं इसी तरह का ग्राफ भी निकल के आया है। तो आप उस समय आपको मैंने गेस करना सिखाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सॉरी कोई भी क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है तो उसका कहीं ना कहीं अगर हम ग्राफ गेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से गेस करना मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने इसको डिराइव किया, इसको कहीं ना कहीं फाइंड आउट करा है, बनाया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि इसी तरह का होता है, इसीलिए मैंने बनाया है। और एक तरीका भी मैंने बताया है कि क्योंकि ये तरीका हमने पिछले क्लास में इस्तेमाल किया था। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर देखने के बाद से आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अब कहीं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि ये वो कटोरी है जो कि ऊपर की तरफ है। बस ये कहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था, कैसे गेस करते हैं इसका ग्राफ, पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था। तो गेस करके भी लगभग आप ऐसा ग्राफ बना सकते हो, या कहीं ना कहीं इसे याद तो रख सकते हो। मैंने एग्जैक्ट ग्राफ बनाया इसका। अब y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा उसे हम देखते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो 1/0 क्या डिफाइंड है? नहीं, 1/0 डिफाइंड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं 1/0 डिफाइंड नहीं है तो मैं मानता हूँ कि यार चलो 0 के पास की कोई वैल्यू रखते हैं। समझो यार, 0 के पास की कोई वैल्यू रखने का मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू कुछ ऐसी है। मतलब कई जन्म तक लिखते रहो तब जाकर लास्ट में 1 दे दो, यानी बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। प्रैक्टिकली हम इसे 0 ही कहेंगे। प्रैक्टिकली वी वुड नॉट ट्राई टू राइट इट। हम समझते हैं यार कि पूरी ज़िंदगी भर लिखते रहेंगे, कई ज़िंदगी लिखेंगे और 1 लिख देंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आने वाली। ये आइडिया हम लोग के दिमाग में है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लिखेंगे नहीं, हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 0 तो नहीं लेना है। एग्जैक्ट 0 लोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एग्जैक्ट 0x की वैल्यू डाल दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या करना है? 0 के आसपास की वैल्यू लेनी है। तो 0 के आसपास की वैल्यू लेनी है तो कहीं ना कहीं 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो, है ना। यानी ये जो है 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। माइंड इट, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो भी वो बहुत छोटा है। अब बहुत छोटी वैल्यू से 1 को डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। जैसे सोचो, अगर मान लें मैं 1 अपॉन एक छोटी वैल्यू लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा 0.00000001, इतना ही लिख रहा हूं, एक छोटी वैल्यू है। 1 अपॉन दिस करने से क्या हुआ? 1 अपॉन, अब इस वैल्यू को लिखो तो इस वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था? 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7 और ऊपर भी 10 पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 10 पावर 7 और नीचे वाला हो जाएगा 1। तो सोचो 10 पावर 7 अपॉन 1। 10 पावर 7 को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। तो सोचो इसमें 1 ही है ऊपर, लेकिन ये वैल्यू एकदम छोटा कर दिया। सॉरी, ये वैल्यू एकदम छोटा कर दिया तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। तो अभी तो इतना किया तो इतनी बड़ी हो गई। अगर ये बहुत छोटा कर दूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। बहुत बड़ी वैल्यू मतलब लगभग इनफाइनाइट के आसपास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट के आसपास। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे कि मान लो 1/2 लिखते हो, ये छोटी वैल्यू है लेकिन सॉल्व करोगे तो केवल आंसर 2 आ रहा है। 1/0.2 लिखते हो तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिस इज 2 एंड आंसर इज 5। तो यहाँ बड़ी वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू छोटी आ रही है, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। यानी डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ी होने वाली है, और डिनोमिनेटर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। ऐसा समझो, ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ हमने लिखा। तो ये कहीं ना कहीं 0 के आसपास है, लेकिन 0 से क्या है? बड़ी। देखो यार, ये मैं लॉजिक आपको सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की भी कोशिश करो। अब दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 0 के आसपास एक वैल्यू लिखो, लेकिन इसकी खासियत होना चाहिए 0 से ये छोटी हो। या तुम खुद बताओ, 0 से अगर कोई छोटी वैल्यू होगी तो नेगेटिव होगी कि नहीं? तो वैल्यू क्या हो सकती है? तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। -0.00000
सिंस आप लिखते रहो, लेकिन मैं प्रैक्टिकली एक वैल्यू लिख ही देता हूँ। ये वास्तव में ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो अगर नेगेटिव सामने लगा है, नेगेटिव साइन, और इस वैल्यू से आप 1 को डिवाइड करोगे, इस वैल्यू से आप 1 को डिवाइड करोगे तो 1 2 3 मतलब डिवाइड कर ही देते हैं। इस वैल्यू इससे 1 को डिवाइड कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 पावर 20। ऊपर भी क्या लिखेंगे? 10 पावर 20, यानी माइनस 10 पावर 20, और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो आंसर आया माइनस 10 पावर 20। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन किस में आ रही है? नेगेटिव में। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ये भाई ये बहुत छोटी है तो ये बहुत बड़ा आंसर आ रहा है कि नहीं, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। ये बहुत छोटा है तो ये बहुत बड़ा आंसर दे रहा है, लेकिन किस में दे रहा है? नेगेटिव में दे रहा है। तो ये बहुत छोटा से और छोटा आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन किस में होगी? नेगेटिव में। अगर कहीं कि ये और छोटा हो जाएगा तो ये और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ये और छोटा हो जाएगा तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अगर ये जीरो के पास वाला, जीरो के एकदम पास वाला नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी। तो कहीं ना कहीं यहां पे देखो कि अगर ये जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी तो ऐसे केस में, है ना, ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, यानी नेगेटिव इन्फिनाइट आ जाएगा। नेगेटिव इन्फिनाइट, नेगेटिव इन्फिनाइट, यानी ये बात भी क्लियर हो गया। ये बात भी क्लियर हो गया। ये बात भी क्लियर होने के बाद से अब कहीं ना कहीं यहाँ x की वैल्यू 1 रखो। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y 1 रखोगे तो 1/1 यानी 1 ही होगा, तो y की वैल्यू भी 1 हो गया। x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की जगह पे 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा y की वैल्यू, तो ये 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे अगर -1 रखते हो तो 1/-1 क्या हो जाएगा? -1। और x की वैल्यू -2 रखते हो तो यहाँ पे -2 रखोगे तो 1/-2 क्या हो जाएगा? -1/2। तो इस तरीके से आपके सामने एक टेबल तो तैयार हो गया, एक टेबल तैयार हो गया। अब फिर बनाते हैं ग्राफ। अब हम ग्राफ बना ही लेंगे। देखो अगर कहीं इनकी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, थोड़ी सी 0 से बड़ी मतलब एक्स एक्सिस पे 0 तो यही है ना, 0 से बड़ी मतलब यहाँ कहीं, भाई 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव साइड में यही ना है, यही पॉजिटिव है। तो 0 से बड़ी मतलब इतना, और 0 से छोटी मतलब इसके पहले, 0 से छोटी मतलब इसके पहले, और 0 से बड़ी मतलब इसके बाद में। तो ये कह रहा है 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी इसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनाइट। तो 0 के जस्ट बड़ा है तो उसका वैल्यू क्या जाएगा? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। प्रैक्टिकली मैं लिख देता हूँ इसके पास में, ऐसे पॉइंट बना देता हूँ, इन्फिनाइट। फाइन, अच्छा। और 0 से जस्ट छोटी वैल्यू होगी तो क्या होगा? तब आंसर आएगा माइनस इन्फिनाइट। तो 0 से जस्ट छोटी वैल्यू यानी 0 के जस्ट पहले अगर कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू का क्या आने वाली है? माइनस इन्फिनाइट। तो माइनस इन्फिनाइट पता नहीं कहाँ पे होगा, लेकिन हम यहाँ गेस कर लेते हैं। चलो यार, ग्राफ बनाने के लिए प्रैक्टिकली एक माइनस इन्फिनाइट अपने तरफ से लिख दिए कि ये नीचे की तरफ माइनस इन्फिनाइट कहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली टू शो दैट मैं लिख दे रहा हूँ कि हाँ यहाँ माइनस इन्फिनिटी है। अब क्या है? 1 की वैल्यू, अब इसमें हम लिख लेते हैं दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। अब यहाँ पे देखेंगे 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 1 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, माइनस में 1 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 की वैल्यू 1 है, यानी इसका वैल्यू कुछ ऐसे आने वाला है। 2 की वैल्यू 1/2 है, तो 2 की वैल्यू 1/2 यानी 1 और 0 के बीच में आधा आएगा। भाई 1/2 तो यही होगा ना, 0 और 1 के बीच में। तो 2 पे कितना हो गया? 1/2। 2 पे क्या हो गया? 1/2। हमने प्लॉट कर लिया, बहुत प्लॉट किए हो आप, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लॉट करते हैं, -1 की वैल्यू -1, तो -1 की वैल्यू क्या आ गई? -1 की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट हो गया। और -2 की वैल्यू -1/2,
1/2 यहाँ पे होता है भाई, -1/2 तो यहीं पे आएगा ना, 0 और -1 के बीच में आएगा ना। तो इसको आगे बढ़ाते हो आप, ये -2 को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ फॉर क्लैरिटी पर्पज। तो अगर आगे बढ़ाते हो तो -2 पे यहाँ आके मिल रहा है। अब अपने ग्राफ को समझो यार, यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये ऐसे ही पॉइंट आया है, मैं इसको जस्ट मिला रहा हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन देम। देख लो, जस्ट आई एम गोइंग टू ज्वाइन दैट। -2 क्लैरिटी के लिए यहाँ लिख देता हूँ। शायद आपको ग्राफ दिख गया होगा, आपको ग्राफ ये दिख गया होगा। तो ये ग्राफ दिख गया तो कहीं ना कहीं मैं फटाफट ये चीज़ की बात करूँगा कि y = x² जब भी कहता है तो आप बिना सोचे क्या ये ग्राफ बना सकते हो? ठीक है। और y = 1/x कहता है, y = 1/x कहता है, तो आपका ग्राफ क्या होगा? ऐसे और ऐसे। अगर भविष्य में बनता है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है ना। भविष्य में ये ग्राफ डायरेक्ट बनता है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो मैं बेस आपको दे रहा हूँ। और देखो ये ग्राफ इसी तरह का है, तो इस तरह के ग्राफ बना लेते हो आप देख के, तो फिर काम बनेगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक की बात। तो इस लेक्चर में इतना ही। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में अगर इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा पड़ जाए, बट ये 2 ग्राफ बहुत छोटे से ग्राफ हैं, आप ज़रूर याद रखें। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी कहीं ना कहीं आप मैथ्स अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।